Hello children, welcome back to my channel Economics with पूर्णिमा शर्मा। आई थिंक 2-3 दिन के गैप के बाद मैं ये आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक फैमिली फंक्शन में बिज़ी थी। बच्चों, आजकल पता है शादी का सीज़न चल रहा है, सब लोग बिज़ी हैं। कभी किसी रिलेटिव की मैरिज है तो उसमें थोड़ा गैप हो जाता है, लेकिन मैं आपका हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कुछ ना कुछ आपके लिए करती रहूँ। आज का जो टॉपिक है वो 11th के बच्चों के लिए मैंने बच्चों लिया है, और वो कंटिन्यूएशन में है। जो आपका लॉ प्रोडक्शन फंक्शन मैंने बच्चों स्टार्ट किया था, उसमें 2 वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई हैं, ठीक। जिसमें कि इससे पहली वीडियो में मैंने रिलेशनशिप पढ़ाई थी आपको, टीपी एपी एमपी एंड टीपी एपी एंड एमपी, ये रिलेशनशिप आपको मैंने पढ़ाई थी। और आज की वीडियो में जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन का लॉ है, ठीक है। आपको बताया था 2 पीरियड होते हैं, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, केवल कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं। और वेरी शॉर्ट में कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, वो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है। और लॉन्ग पीरियड क्या होता है बच्चों, जिसमें हम सारे इनपुट को चेंज कर सकते हैं, आउटपुट चेंज करने के लिए, उसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। तो ये जो लॉ है बच्चों, ये शॉर्ट रन का है, जिसमें कुछ इनपुट वेरिएबल और कुछ इनपुट फिक्स्ड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमने लैंड क्या लिया बच्चों, फिक्स्ड लिया है, और लेबर अनस्किल्ड लेबर हमने क्या लिया, वेरिएबल, ठीक है। अब इस जब हम वेरिएबल इनपुट बढ़ाते हैं, ठीक है, कीपिंग अदर इनपुट कांस्टेंट, लैंड को मैंने कांस्टेंट किया, 2 हेक्टेयर एकर्स जो भी आप लेना चाहें, लेबर को बढ़ाया, रिजल्टेंट चेंज इन टीपी, ठीक है। यही क्या है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर, क्योंकि बच्चों जो टीपी में चेंज आ रहा है, देख रहे हो ना, 10 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, वो किसके कारण हो रहा है, बिकॉज ऑफ वन फैक्टर क्या है यहाँ पे, लेबर, क्योंकि यहाँ पे भी 2 एकड़ लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे 1 है। इसके बाद जो ये 10 से 30 बढ़ा, 20 बढ़ा, ये किसके कारण बढ़ा, एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। तो ये लॉ क्या हुआ बच्चों, ये लॉ सिंपल सी बात है, रेफर टू द रिजल्टेंट रिजल्टेंट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। रिजल्टेंट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज्ड, कीपिंग अदर इनपुट कांस्टेंट फिक्स्ड। जब हम एक वेरिएबल इनपुट की यूनिट्स को बढ़ाते हैं, अदर इनपुट को, फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखे, तो रिजल्टेंट इंक्रीज इन टीपी, ये क्या हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, जिसमें हम टीपी में चेंजेस को स्टडी करते हैं कि जब हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाते हैं अपने आउटपुट में, प्रोडक्शन यूनिट में, तो टीपी कैसे चेंज होता है, टीपी का बिहेवियर क्या होता है। तो इस लॉ की बच्चों 3 स्टेजेस हैं। अगर हम पहले लेबर को बढ़ाएंगे तो टीपी कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट में। पहले 0 से 10 हुआ, क्योंकि अगर यूनिट लेबर की 0 हुई, 0 लेबर यानी कि 0 टीपी, तो टीपी से 0 से कितना बढ़ा बेटा, 10, और फिर 10 से 30, तो पहले 10 बढ़ा और फिर कितना बढ़ा, 20, 10 और 20। तो ये फर्स्ट फेज होती है जबकि टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम फिर से यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएं, 2 to 3 कर दिया, 3 to 4, 4 to 5, अब देख रहे हो बच्चों टीपी बढ़ रहा है, 30 से क्या हुआ 45, और 45 से 52, ठीक है, और 52 से अगेन 52। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ना है, डिमिनिशिंग रेट में। यहाँ पे 10 से 20 इंक्रीजिंग रेट, यहाँ पे 15, फिर 7, फिर 0, डिमिनिशिंग रेट में, ठीक है। उसके बाद तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फेज को
जहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, यानी कि जो टीपी इंक्रीजिंग रेट में जहाँ तक बढ़ रहा होता है, बाय एम्प्लॉइंग मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कीपिंग अदर इनपुट अदर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट, तो टीपी फर्स्ट विल इंक्रीज एन इंक्रीजिंग रेट, एमपी विल राइज, एंड दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ दिस लॉ एंड नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, क्योंकि एक फैक्टर के जो रिटर्न है, रिटर्न क्या है बच्चों, टीपी, ठीक है, टीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट में। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये देखो टीपी किधर की तरफ है, झुका हुआ वाई की तरफ, ठीक है, कैसा है, स्टीपर, वाई की तरफ झुका हुआ, क्योंकि यहां तक जो है एमपी बढ़ रहा है, और एमपी क्या होता है बच्चों, द रेट एट विच टीपी चेंजेस। तो अगर एमपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, और इस स्टेज, ये स्टेज कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट फेज है, और इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, क्योंकि एक फैक्टर का रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, एमपी राइज हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब टीपी क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन कैसे, डिमिनिशिंग रेट में, देखो 15 फिर 7 फिर 0, तो ये कौन सी फेज हुई, जहां तक मैक्सिमम होता है टीपी बच्चों, एमपी वहां पे 0 होता है, ठीक है। और ये क्या है, सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज है, और इस फेज का नाम क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि एक फैक्टर के रिटर्न, कौन सा, वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट्स बढ़ा रहे हैं उसके रिटर्न आप बढ़ रहे हैं, टीपी बढ़ रहा है पर डिमिनिशिंग रेट पे, तो ये क्या हुआ, डिमिनिशिंग, टीपी बढ़ रहा है, टीपी कम होना नहीं शुरू हुआ, लेकिन कैसे हो गया, देखो कर्व का शेप, इंक्लाइन टू एक्स, एक्स की तरफ इंक्लाइंड हुआ, इसका मतलब कि वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। फिर उसके बाद फिर हम अगर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाई हमने, 5 से 6 कर दी, 6 से 7 कर दी, अब टीपी क्या होना शुरू हो गया बच्चों, फॉल, ठीक है। ये देखो यहाँ 52 से 48 हो गया, 48 से 40 हो गया, रिटर्न टू ए फैक्टर स्टार्टेड डिमिनिशिंग विच इज व्हाट, एमपी, ठीक है। और इसको टीपी के जो रिटर्न है डिमिनिश होके नेगेटिव होना शुरू कर दिए, रिटर्न टू ए फैक्टर यहाँ से डिमिनिश होना शुरू हुआ, ठीक है, ये मैक्सिमम है एमपी, और यहाँ तक डिमिनिश हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद डिमिनिशिंग के साथ साथ नेगेटिव भी होना शुरू हो गया, किसका, वेरिएबल फैक्टर का, एक यूनिट जो वेरिएबल फैक्टर की लगा रहे हैं उसके रिटर्न, यानी कि एमपी, ठीक है, क्योंकि टीपी फॉल होना शुरू हो गया। और इस फेज को बच्चों क्या बोलते हैं, थर्ड फेज ऑफ दिस लॉ, और ये क्या है, नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर, क्योंकि ए फैक्टर के रिटर्न जो कि वेरिएबल फैक्टर है लेबर, उसके नेगेटिव हो गए, इसके लिए इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू ए फैक्टर। ये इसकी 3 स्टेजेस हैं। अब ये 3 स्टेजेस डायग्राम, पहले डेफिनेशन आपको पढ़ना है, रेफर टू द रिजल्टेंट इंक्रीज इन टीपी व्हेन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज्ड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, initially TP increases at increasing rate, ठीक है, when units of variable factor are employed then TP increases at increasing rate in the first stage, increasing return to a factor, then TP increases at diminishing rate, that is diminishing return to a factor, second phase, and finally becoming 0 and start falling TP. This is what negative return to a factor. ये आपका पूरा लॉ हो गया, ठीक है, 3 फेसेस। और अब उसके एजम्पशन क्या है, ऐसा कब होगा बच्चों, इसके लिए मैं कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड में एज्यूम किए थे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, एज्यूमिंग कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, ये क्या एजम्पशंस होते हैं बच्चों, जो हम एज्यूम करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है। अब हम इसमें एज्यूम क्या कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए बच्चों, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई इस यूनिट के बाद तो एमपी फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लॉ क्या है, फर्स्ट एमपी इंक्रीजेस देन फॉल बिकमिंग 0 एंड नेगेटिव, टीपी फर्स्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट,
इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, मैक्सिमम एंड फॉल। अगर इसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो ये फिर से एमपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड कांस्टेंट। जो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, इक्वली स्किल्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे जो फैक्टर लग रहा है, यूनिट लग रही है वेरिएबल फैक्टर की, इससे ज़्यादा स्किल्ड ये वाली है। ठीक है, सपोज 5 यूनिट ऑफ लेबर इज मोर स्किल्ड एज कंपेयर टू 4th, तो क्या होगा यहाँ पे 52 के बाद फिर से जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो सकता है 70 हो जाए, और यह रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 70 माइनस 52 कितना हुआ, 8 एंड 16, या 7 के बाद फिर 16 आ जाएगा, रिटर्न बढ़ना शुरू हो गए और ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड कांस्टेंट। अनदर थिंग, all units of variable factor are equally efficient. Next is, this law is applicable in short run when some inputs are variable and some inputs are fixed. And this law is applicable on all fixed factor of production including land. Land का example लिया है, लेकिन land के अलावा भी जो फिक्स फैक्टर है, फिक्स फैक्टर कौन से, विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, वो फिक्स फैक्टर है, तो सारे फिक्स फैक्टर पर ये लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, तो कुछ इसके एजम्पशंस आप लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट रन में है अप्लाइड ओनली इन द प्रोडक्शन के लिए का लॉ है, कॉस्ट का लॉ नहीं है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। दूसरा, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर अज्यूम इक्वली एफिशिएंट। तो ये आपके कुछ एजम्पशंस है। दूसरा चीज, इसके रीजन आ जाते हैं बच्चों 3 मार्क्स में। ये तो लॉ का 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें आप डायग्राम, टेबल, डेफिनेशन, 3 स्टेजेस लिखोगे। 3 स्टेजेस में फर्स्ट में टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी राइजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम। और ये पॉइंट क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अपनी पुरानी प्रीवियस वीडियो पे मैंने ये पॉइंट पढ़ाया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसके बाद सेकेंड फेज में टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड एमपी फॉल्स बट रिमेन पॉजिटिव। ये ध्यान में रखना, रिमेन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फॉल हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, लेकिन यहाँ तक सेकेंड स्टेज में वो एमपी फॉल होने के साथ पॉजिटिव है, इसलिए अबव एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। थर्ड स्टेज में एमपी फॉल हो रहा है, लेकिन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, बिलो एक्स एक्सिस हो गया, और टीपी फॉल होना शुरू हो गया। तो ये 3 स्टेजेस लिखनी होती है, डायग्राम और ये सब। अब रीजंस, इसके शॉर्ट में रीजंस भी लिख सकते हो। फर्स्ट फेज का रीजन एक तो होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर एक लैंड पे बच्चों 10 लेबर चाहिए, ठीक है, और हमने 2 ही लगाई हुई है, 1 ही लगाई हुई है, तो 2 और 1 यूनिट फिक्स फैक्टर जिस पर 10 यूनिट ऑफ लेबर काम कर सकते हैं, वो लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम लेबर की यूनिट्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, और टीपी विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, एक मशीन पे 10 लोग काम कर सकते, 2 ही लगे, तो बाकी टाइम वो 2 लेबर थक गई बच्चों, तो बाकी टाइम मशीन खाली खड़ी है। लेकिन अगर हम उस पर लेबर बढ़ाएंगे तो मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। दूसरा है द कोऑर्डिनेट, ये प्रॉपर यूटिलाइज डिवीजन ऑफ वर्क। अगर हम यूनिट्स ऑफ लेबर बनाते हैं बच्चों, ठीक है, तो पहले सपोज सारा काम 2 ही लेबर कर रहे थे, तो हम डिवीजन ऑफ वर्क नहीं कर सकते थे, उनको 2 को सारा ही काम करना पड़ता था, चाहे वो उस काम करने में एफिशिएंट है या नहीं। अब हमने यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ाई, तो जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दिया जाएगा। हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे इकोनॉमिक्स टीचर पढ़ाएगी, अकाउंट्स टीचर पढ़ाएगी, बीएसटी टीचर पढ़ाएगी। ये क्या कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क। उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन, जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दिया जा रहा है। उससे क्या होगी, वेरिएबल फैक्टर्स की स्किल बढ़ेगी। अगर मैं बार बार इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ तो मेरी इकोनॉमिक्स में स्किल्स बढ़ेगी। अगर मैं कभी अकाउंट्स, कभी बीएसटी, तो मैं किसी में सब्जेक्ट में भी स्किल्ड नहीं हो पाऊंगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन विच ऐड टू द स्किल्स इन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा,
तीसरा रीजन है इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर का, कि भाई मशीन को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते कि 2 लेबर है तो आधी मशीन यूज करो, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास कि जितने लेबर उसमें चाहिए उस पर काम करने के लिए उसको बढ़ा दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिवीजन, हम मशीन को डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन लेबर को तो बढ़ा सकते हैं बच्चों, और लेबर को बढ़ा के मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। तो ये 3 रीजन है इसके इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। अब अगर मान लो सपोज ये हम बढ़ाते ही जा रहे हैं लेबर को, ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है किसका, लेबर ऑन फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का, इस पॉइंट पर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया आइडियल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि भाई जितने लेबर इस जगह पे इतने लैंड पे चाहिए उतने लगे हैं, ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। लेकिन उसके बाद भी मैंने लेबर बढ़ाया बच्चों, तो अब लैंड का ओवर यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन वो क्या है, फिर भी टीपी बढ़ रहा है, वो मैनेज कर रही है लैंड, ठीक है, और टीपी बढ़ रहा है, भले ही चाहे डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है। अब ऐसे करते करते वो बढ़ ही रहा है, तब तक हम देखेंगे। उसके बाद मैक्सिमम होके, ठीक है, यहाँ पे मोर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसका पहला रीजन हुआ दिस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट डिस्टर्ब, ठीक है, आइडियल कॉम्बिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर गेट डिस्टर्ब, दैट्स व्हाई टीपी स्टार increasing at diminishing rate or by employing more units of variable factor। दूसरा इसका बच्चों रीजन है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, लैंड का ओवर यूटिलाइजेशन शुरू हो गया, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तीसरा है आपका इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जो लैंड है सॉरी लेबर है वो मशीन को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, मशीन आपके लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मशीन का काम हम कर सकते हैं, हमारा काम मशीन कर सकती है, लेकिन वो एक पॉइंट पे जाकर वो दोनों एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, कि हम ये नहीं कर सकते कि मशीन का काम लेबर से कराते जाए और आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा ना, ठीक है। तो एक समय के बाद इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और टीपी हमारा बढ़ता है, लेकिन कैसे, डिमिनिशिंग रेट में। थर्ड फेज में क्या है, एक्सेसिव ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि एक मैनेजर 10 बंदों को देख सकता है, तो यहाँ पे एक बंदा लगा, दूसरा बंदा लगा, तीसरा लगा, और यहाँ तक 10 बंदे उस मैनेजर के लिए एम्प्लॉय किए जा सके, जिसको उनको उसको सुपरवाइज करना है। 10 के बाद हमने 11 लगा दिए, 12 लगा दिए, 13, 14, 15, ठीक है। तो वो मैनेजर एनी हाउ उसका ओवर यूटिलाइजेशन शुरू हो गया, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर रहा है, तो टीपी बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओवर यूटिलाइजेशन शुरू हो गया, लेकिन अगर हम उसके बाद भी 15 के बाद 16, 17, 18, 19 बढ़ाते ही जा रहे हैं लेबर बच्चों, तो वो मैनेजर बेचारा क्या करेगा, इतने लोगों को तो नहीं देख सकता था, ठीक है। तो वो मैनेज करने की उसकी जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो भी खत्म हो जाती है। तो अब क्या करेंगे, लेबर छुप काम चोरी करेंगे, ठीक है, छुप के बैठेंगे, जो ईमानदार है वही काम करेगा, और जो थोड़ा ऑनेस्ट नहीं है बच्चों वो कॉर्नर में बैठ के गपशप करेंगे, जिससे फिर टीपी हमारा फॉल होना शुरू हो जाता है। एक्सेसिव ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरी पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, और डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। 3 रीजन है इसके, नेगेटिव रिटर्न को, एक्सेसिव ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट वन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। एक मैनेजर 10 को देख सकता था, 10 से 20 किए, 20 से 50 किए, 20 से जब 50 किए तो क्या हुआ, बहुत पुअर कोऑर्डिनेशन हो गया, वो किसी को सुन ही नहीं पा रहा है और टीपी डाउन होने लगा, फॉल होने लगा, ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। और थर्ड रीजन है द डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था फर्स्ट फेज का रीजन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो
वेरिएबल फैक्टर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, जिससे टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। जैसे कि मैं स्कूल में लेती हूँ, प्रिंसिपल ने सारा कॉमर्स या सारा ह्यूमैनिटीज़ एक टीचर को नहीं दिया, उसके लिए अलग अलग टीचर एम्प्लॉय किए, तो टीचर की एफिशिएंसी बढ़ी। लेकिन अगर मान लो एक्सेसिव डिवीजन ऑफ वर्क हो जाए कि इसमें जाते जाते बहुत सारे लेबर लग गए, ठीक है, और उससे क्या होगा बच्चों कि एक बंदे को, जैसे मेरे को बोला माइक्रो आप पढ़ाइए, दूसरे टीचर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, तो नोबडी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजल्ट बच्चों, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट में तो दोनों पार्ट्स मिल के आएंगे, और हो सकता है अगर दोनों ही टीचर ज़्यादा मेहनती नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट इकोनॉमिक्स का डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे बाहर, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, बच्चे बाहर जाएंगे और टीपी फॉल होना शुरू हो जाएगा स्कूल का, ठीक है। तो ये क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, और थर्ड डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क इज गुड, लेकिन एक्सेसिव हर चीज की अति बच्चों वो खराब होती है। हमारी संस्कृत में भी एक कोट है ना, अति सर्वत्र वर्जित, मतलब अति किसी भी चीज की उसको नहीं करना चाहिए, वर्जित छोड़ देना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज गुड, बट excessive division of work is not good. It will create confusion among the fixed factor of production, variable factor of production, कि ये काम कौन करेगा, बहुत सारी भीड़ एक ही एक्टिविटी में लग जाए तो सबको कंफ्यूजन हो जाएगा और कोई भी ओनरशिप नहीं लेगा उस काम की, और हमारा टीपी गिरने लगेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है बच्चों, 1 मार्कर में भी आ सकता है, कि जो राशनल प्रोड्यूसर है वो कौन सी स्टेज में प्रोडक्शन करता है। फर्स्ट स्टेज में नहीं करेगा क्योंकि टीपी कैसे बढ़ रहा, अभी भी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। तो कोई पता है तुमको कैसे, कोई प्रोड्यूसर बेवकूफ़ तो होते नहीं है कि वो इंक्रीजिंग रेट में टीपी बढ़ रहा फिर भी रोक दे अपने प्रोडक्शन को, नहीं, वो सेकेंड स्टेज में जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज पे नहीं होता है। थर्ड स्टेज पे क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि यहाँ पे टीपी ही कम होने लगा और एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो थर्ड स्टेज पे इसलिए नहीं होगा। तो कौन सी स्टेज बची, सेकेंड स्टेज। जो राशनल प्रोड्यूसर है वो सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन करता है। और कैसे डिसाइड करता है बच्चों, प्रैक्टिकली समझो कि आप लोग प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, आप एक यूनिट लेबर की एम्प्लॉय करके आपका टीपी बढ़ रहा है, तो आप क्या एनालिसिस करेंगे कि तुम जो एडिशनल यूनिट लेबर की आपने लगाई उसको सपोज 100 रुपये दे रहे हैं, और टीपी में जब भले डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है लेकिन टीपी जो बढ़ा वो 120 रुपये के बराबर बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा, आपको तो फायदा है ना कि 100 रुपये दे के आपको 120 रुपये का एडिशन हो रहा है आपके टीपी में, तो आप इसमें ही करेंगे। फिर उसके बाद फिर एक एम्प्लॉय किया, फिर उसको 100 रुपये दिए, ठीक है, फिर टीपी बढ़ा हमारा 100 रुपये, अब वो यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि उसने जितना दिया, क्योंकि इसके बाद और बढ़ाएगा तो टीपी कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन करता है, नीदर इन फर्स्ट नॉर इन थर्ड। फर्स्ट में रिटर्न इंक्रीजिंग रेट में भी बढ़ रहा है, इसके बाद भी टीपी बढ़ रहा है, इसलिए सेकंड में जाएगा। और थर्ड में क्यों नहीं जाएगा, जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ रुक जाएगा। थर्ड में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि टीपी फॉल हो गया और एमपी नेगेटिव हो गया। तो सेकेंड स्टेज वेयर द राशनल प्रोड्यूसर विल डू द प्रोडक्शन, ठीक है, विल डिसाइड द आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका पूरा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने आपको पढ़ाया, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, रिलेशनशिप पे भी आ सकता है, कौन सी स्टेज में प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, डिस्कस द 3। अब देखो बच्चों, ये क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका नाम क्यों है वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि प्रपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड, ये फिक्स फैक्टर है लैंड, और लेबर क्या है वेरिएबल, इन दोनों के बीच का प्रपोर्शन वैरी कर रहा है, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। प्रपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर गोज ऑन चेंजिंग when we employ more and more units of variable factor keeping other factor constant, इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन।
लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो टीपी में चेंजेस आ रहे हैं वो मैं बार बार कह रही हूँ केवल वेरिएबल फैक्टर के कारण आ रहे हैं। तो रिटर्न का मतलब यहाँ क्या है? टीपी, ठीक है, टू ए फैक्टर, एक फैक्टर के कारण टीपी में चेंजेस की स्टडी करते हैं इस लॉ में। इसलिए हम, और कौन से पीरियड में? शॉर्ट पीरियड में, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में सम इनपुट फिक्स्ड होते हैं, सम वेरिएबल होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको हम शॉर्ट रन लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट है। अगर मेरा मानना है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आपका एक भी मार्क इधर से इधर हिलेगा नहीं बच्चों, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। कि अच्छा ये एक चीज़ है, ये मैं हमेशा बताती हूँ डायग्राम में कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और यहाँ डिपेंडेंट, एक्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई को छोड़ के उसमें उल्टा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इधर है और डिपेंडेंट इधर है, वो अलग है। लेकिन बाकी सारे कॉन्सेप्ट में इकोनॉमिक्स में जो पहले चेंज होता है वेरिएबल वो एक्स एक्सिस पे होता है बच्चों, और जो उसके कारण चेंज होता है डिपेंडेंट वेरिएबल वो वाई पर होता है। तो पहले हम क्या बढ़ाते हैं? यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, फिर देखते हैं रिजल्टेंट चेंज इन टीपी, तो ये डिपेंडेंट हो गया टीपी एंड एमपी। तो लॉजिकली पढ़ो, इकोनॉमिक्स बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन उसे रटो मत प्लीज़, ठीक है, उसको लॉजिकली पढ़ो, समझ के पढ़ो, बहुत ईजी होगा, बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ पढ़ के। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, मेरी जर्नी में कंट्रीब्यूट करो, एक टीचर की हेल्प करो टू मूव अहेड, ठीक है। और जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो उससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं जैसे कि अभी कल ही मैरिज से आई हूँ और आज मेरे को लगा कि नहीं बहुत दिन हो गए बच्चों से इंटरेक्ट किए हुए, तो आज मैं तुरंत पहले मैंने सारा सोचा कि पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने बच्चों के लिए बताती हूँ, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, जाना नहीं बच्चों, एक लाइक और एक कमेंट बनता है मेरे लिए, ठीक है। इतनी मेहनत करते हैं हम आपको, आपके लिए, तो थोड़ा सा तो हमारे लिए भी आप रिटर्न कर दो भाई, एक लाइक कर दो, थंब लगाओ और एक प्यारा सा कमेंट लिख दो, प्यारा सा एटलीस्ट थैंक्स तो बोल दो बच्चों भाई, ठीक है, थैंक्स तो आप बोल ही सकते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी ऑलवेज सक्सेसफुल, गुड सिटीजन, good human being, lots of blessings to you.